नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीरनपुर हिंसक झपड़ में भुवनेश्वर साहू की हुई मौत, परिजनों का बयान आया सामने, कहा बेटे के हत्यारे को मिलनी चाहिए कड़ी सजा। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट मोड पर। 25 अप्रैल से प्रसिद्ध शिव महापुराण कथा का होगा आयोजन, जीवन आनंद फाउंडेशन के द्वारा तैयारियां अंतिम चरणों पर। शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में कॉकलियर इम्प्लांट्स पर आयोजित की गई कार्यशाला, आधुनिक तकनीकी की मदद से जन्मजात बधिर लोग भी सुन सकेंगे। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बेमेतरा के बीरनपुर में हिंसक झपड़ में मारे गए भुवनेश्वर साहू के परिजनों का बयान आज दुर्ग संभाग आयुक्त के द्वारा लिया गया है। मृतक के परिजनों ने इस दौरान अपना बयान तो दर्ज कराया ही, साथ ही उन्होंने हत्या करने वाले सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग रखी है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर साहू की अस्थियों को विसर्जन करने के बाद आज उसके परिजनों का बयान दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरे द्वारा लिया गया, जिसमें परिजनों ने बीरमपुर में हुई अपने बेटे की बर्बरतापूर्ण हत्या की सारी दास्तान दुर्ग संभाग को बताई है। करीब 40 मिनट तक के बयान को परिजनों ने विस्तार पूर्वक बताया है। बयान देने के बाद हिंसक झड़प में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा दी गई मुआवजा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उन्हें न्याय चाहिए। उनके बेटे की हत्या करने वाले हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सरकार पर विश्वास भी है। इसी बात को लेकर उन्होंने संभाग आयुक्त को अपने बयान के माध्यम से अवगत कराया। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प में भुवनेश्वर साहू के हत्या मामले में 11 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मामले की जाँच की जा रही है। वहीं राज्य सरकार मुआवजे के रूप में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा कर चुकी है। आज पीड़ित परिवार का बयान भी संभाग आयुक्त द्वारा लिया जा चुका है। हमारी ये शिकायत है सर जी से कि मेरे बच्चे के कातिल को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिले। होगा बोले कार्रवाई करेंगे, बोले कार्रवाई जरूर सजा दिलाएंगे बोले। यही जान रहे थे, लेकिन आज आए थे कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब ने हमारे बयान लिए, कार्रवाई करेंगे बोले। किस वजह से हुआ, कैसा हुआ, ये सब पूछे, हमने बता दिए, सब दे दिए उसके बयान, अपने सबूत। और हमें सरकार पे भरोसा है कि जरूर कार्रवाई होंगे और सख्त से सख्त जरूर सज़ा मिलेंगे गुनहगार को। नहीं, हम सज़ा चाहते हैं, सरकार मुआवजा नौकरी दे या ना दे, हमको सज़ा और गुनहगार को सज़ा चाहिए। का हमारे बच्चे के कातिल को सज़ा मिले, हम ये चाहते हैं, तभी हम हमारे दिल संतुष्ट रहेंगे। जी नहीं, वो तो सरकार का काम है, देना नहीं देना, सरकार देंगे तो ले भी लेंगे, लेकिन हमको उससे ज़्यादा संतुष्ट, उससे ज़्यादा हमको शांति जब मिलेंगे जब हमारे बच्चे के कातिल को सज़ा मिले। आगे चल के वो कातिल गुनाह करना भूल जाए, कि कानून का डर रहे उसको भी, आगे चल के गुनाह ना करे, कोई किसी का घर ना उजे, कोई बच्चे का बलि ना चढ़ाए। हमको कानून पे भरोसा है और कानून जरूर उनको सज़ा देगा। हाँ, देखिए, बीरनपुर जिला बेमेतरा में जो घटना हुई है उसके संबंध में जांच चल रही है और पहले भी कुछ लोगों के बयान हुए हैं, आज भी बयान हुए हैं और अन्य जो है जानकारियां भी एकत्र की जा रही हैं। देखिए, जो बयान है वो और प्रतिवेदन है वो गोपनीय रहेगा और अभी मैं इस स्तर में नहीं बता सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले में कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीज दुर्ग जिले में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से जिले में लगातार कोविड-19 मरीज मिल रहे हैं, जिसको लेकर जिला चिकित्सालय का स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड सहित काउंसलिंग टीम भी बना चुका है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में दुर्ग जिले में कोविड-19 के 70 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। फिलहाल सभी लोगों को होम आइसोलेशन पर रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट काफी एक्टिव मोड पर रखा गया है। आपातकालीन स्थिति के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, लाखों लोगों की मौत भी हुई थी। दुर्ग जिले में भी काफी भयानक मंजर देखने को लोगों को मिला। 1 लाख के करीब लोग कोविड संक्रमित हुए, तो वहीं 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। कोविड से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद दुर्ग जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड पर आ गए हैं, क्योंकि दूसरी लहर में प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित और हॉटस्पॉट रहने वाले दुर्ग में एक बार कोरोना की वापसी होती नजर आ रही है। लगातार कोरोना के मामले फिर बढ़ते जा रहे हैं।
सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखकर ही उनका इलाज किया जा रहा है, तो वहीं अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी जेपी मिश्राम ने बताया कि जिसे भी थोड़ी बहुत सर्दी खांसी है, जुकाम है, तो वे लोग तत्काल जिला अस्पताल जाकर कोविड की जांच करा लें और यदि कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो बिल्कुल भी हैरान होने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। होम आइसोलेशन में रहकर अपना बेहतर इलाज कराएं और आवश्यकता पड़ने पर कोविड सेंटर में भर्ती हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे जितने केसेस हैं, तो अभी 166 केस जो हैं हमारे होम आइसोलेशन में हैं। तो ये वाले केसेस जो हैं ये इनको कोई ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं है, लेकिन जो पुराने लक्षण हैं वो अभी भी इनके पास है। सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर में दर्द, बदन दर्द, ये वाले केसेस मिल रहे हैं जिनका टेस्ट करवाने के लिए इन लोग आते हैं और हम इसमें टेस्ट करे चले जा रहे हैं। चूँकि दुर्ग में जो लोग हैं इसमें माइग्रेंट पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर से भी लोग आते हैं और आने के बाद उनका भी हम टेस्ट कर रहे हैं। हम अभी बार मैंने पिछले बार भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, लोगों को मास्क पहनना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बार हाथ धोएं, मास्क पहने, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं और यदि कोई पॉजिटिव आ जाता है तो आप उनसे संपर्क न रखें। हम अपने होम आइसोलेशन जितने भी हैं उनके लगातार संपर्क में हैं और उनकी जो कंडीशन है वो तकरीबन ठीक हो रही है। अभी हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है। हमने एक जम्बो सेंटर भी एक खोल के रखा है भिलाई में, जिसमें हमारे 30 बेड हैं, जिसमें हर चीज़ की सुविधा है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और वेंटिलेटर्स हैं, सब चीज़ रखा हुआ है। वहाँ पे बीच में एक आध मरीज भर्ती हुआ था, अभी भी आज भी एक मरीज भर्ती हुआ है, लेकिन वो उनकी कंडीशन जो है वो सेटल्ड है, मतलब उनको ज़्यादा तकलीफ है नहीं। रेड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शिव भक्तों को शिव जी की कथा सुनने के लिए अब बस 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित जयंती स्टेडियम में 25 अप्रैल से प्रसिद्ध शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा होगी, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम चरणों पर है। जीवन आनंद फाउंडेशन एवं श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में 25 अप्रैल से 1 मई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन जयंती स्टेडियम सिविक सेंटर में किया जा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी अपने श्री मुख से एकांतेश्वर महादेव की कथा का वाचन करेंगे। आयोजन को लेकर आयोजन समिति की तैयारी अंतिम चरण पर है और लगातार शासन प्रशासन से चर्चा कर अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन में रोजाना लाखों की संख्या में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण सहित पार्किंग, पेयजल व अन्य व्यवस्थाओं के लिए हजारों स्वयं सेवक अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। एकांतेश्वर महादेव पुराण की कथा भिलाई वासियों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा श्रीमुख से, और वो एकांतेश्वर महादेव कथा का विवरण स्वास्थ्य से संबंधित और भी ऐसे कई चीज़ों पे है। गुरु जी के मुखाग्रविंदों से परसों सुनने मिला, उसी कथा का यहाँ पर वाचन होगा। सबसे एक ही निवेदन है कि भिलाई का यह दुर्ग जिले का सबसे बड़ा आयोजन है, तो इसमें सबकी सहभागिता रहे, क्योंकि कार्यक्रम ये एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे संपूर्ण भिलाई की कथा है, तो सबका सहयोग रहेगा तभी यह आयोजन सफल हो पाएगा, यही निवेदन है। श्रद्धालु देखिए रोज निरंतर कथा में तो प्रतिदिन बढ़ते क्रम में ही रहते हैं श्रद्धालु। अगर 1 लाख आ रहे हैं तो 1.5 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे, तो निरंतर बढ़ते ही रहेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आगामी 25 अप्रैल से 1 मई तक कथा वाचन होना है, जो कि जयंती स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। हमारे आयोजक विनोद सिंह जीवन आनंद फाउंडेशन एवं श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में 2000 वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है, जो स्वतः इस आयोजन में सेवा देंगे। 4 गेट रहेंगे जो 11 बजे से खुलेंगे। लोगों को व्यवस्थित बैठाने के लिए व्यवस्था की गई है। सभी लोग जो वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की गई है, जो लोग वहाँ स्थल पर पहुँचेंगे, अलग अलग जोन बनाए गए हैं, जैसे सेक्टर 7 का स्कूल ग्राउंड है, सेक्टर 6 कोतवाली है, सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय ग्राउंड है, और ऐसे अन्य ग्राउंडों को वहाँ लिया गया है पार्किंग स्थल के लिए। भिलाई होटल के सामने भी पार्किंग कर सकेंगे लोग, और वहाँ से भी ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। जो भी वृद्ध हैं
और जो दिव्यांग हैं, ये दोनों की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। और उनके बैठने की व्यवस्था भी, जो कोने में चेयर्स लगेंगे, मुख्य जो प्रायोरिटीज रहेंगी दिव्यांगों को और वृद्धजनों के लिए रखी गई है। साथ ही साथ जो अन्य व्यवस्था है, जैसे स्वच्छता है, स्वच्छता के लिए नगर निगम और बीएसपी प्रशासन से हम लोगों ने मदद मांगी है, जिसमें प्रशासन की ओर से मदद भी हो रही है। हर व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह है, 23 तारीख को कलश यात्रा होनी है, जो कि शाम 5 बजे से गणेश मंदिर सेक्टर 5 से लेकर शुरुआत होगी। सभी मातृशक्तियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और 25 तारीख को जो कथा होना है वहाँ पर भी ये कार्यक्रम भिलाई के प्रत्येक नागरिकों का है। आप सबसे अपील है कि आप इसमें व्यवस्था बनाएं, यही अपील आप सबसे है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शुक्रवार को कॉकलियर इम्प्लांट्स पर कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में नागपुर से आए डॉक्टर जीवन बेदी ने विस्तार से प्रकाश डाला है। साथ ही इस तकनीक का उपयोग कर जन्मजात बहरे लोगों को लाभ पहुंचाने की अपील की है। जन्मजात अथवा किसी कारणवश सुनने की क्षमता खो चुके लोगों को फिर से आम जीवन में वापस लौटने कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसे लेकर श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुक्रवार को कार्यशाला आयोजित की गई। कॉकलियर इम्प्लांट पर नागपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर जीवन बेदी ने विस्तार से प्रकाश डाला और इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा को किस तरह से जन्मजात बहरेपन का शिकार लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस तकनीक के बारे में नागपुर से आए विशेषज्ञ ने प्रकाश डाला। साथ ही कम से कम बजट में इस प्रक्रिया को अपनाने की बातें कही। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा समन्वित प्रयास है जिसके जरिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल के कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ही अन्य क्षेत्रों से आए डॉक्टर भी शामिल हुए। कॉकलियर इम्प्लांट को लेकर श्री शंकराचार्य के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राहुल गुलाटी, डॉक्टर मीनाक्षी केकरे, डॉक्टर अभिराज तिवारी ने जानकारी दी। शंकराचार्य अस्पताल में अभी ये पहली बार कॉकलियर इम्प्लांट कैसे होता है, क्या होता है, उसके बेनिफिट्स कैसे हैं, ऑपरेशन कैसा करना चाहिए, कौन से पेशेंट के लिए करना चाहिए, ये सब जानकारी हम हमारे डॉक्टरों को, स्टूडेंट्स को, नर्सेस को इनको दे रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जानकारी फैले और उसके बाद फिर पेशेंट जो आएंगे जिनको ज़रूरी है उनके ऑपरेशन करने के लिए भी हम डॉक्टर जीवन बेदी को यहाँ पर बुलाएंगे और उसका बेनिफिट छत्तीसगढ़ के लोगों को जरूर है। श्री शंकराचार्य मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसमें ENT डिपार्टमेंट की हेड एंड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉकलियर इम्प्लांट की जो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं। कॉकलियर इम्प्लांट दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी समय से शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में। जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पैदा होते ही अगर पता चल जाता है या 5 साल तक भी पता चल जाता है, कभी कभी किसी चोट के कारण जो बच्चा पैदा होता है उसी समय कभी कोई चोट लग जाती है जिसके कारण माँ की नस या कान का कोई हिस्सा खराब हो जाने से बच्चे को सुनाई नहीं देता है। तो उस स्थिति में यह बहुत उपयोगी रहता है। इसमें एक छोटी सी मशीन रहती है जिसको कान के पीछे के हिस्से में फिट कर दिया जाता है, जो बाहर से साउंड को परसीव करती है। तो वो साउंड उस मशीन में जाती है और उसके अंदर से एक छोटे से इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, जैसे वायर रहती है इलेक्ट्रिक वायर, उस तरह की वायर लेके कान के अंदर के हिस्से में जो सुनने का यंत्र है अंदर के कान के हिस्से में वहाँ तक पहुँचा दिया। मैडम, जो जन्मजात बहरे होते हैं उनके लिए कितना लाभदायी है? उनके लिए ही सबसे ज़्यादा लाभदायक है। बस उसमें ये होना चाहिए कि वो दिमाग से कमज़ोर ना हो, ताकि दिमाग के अंदर ऐसी खराबी ना हो कि हम आवाज़ उनको पहुँचाएँ और फिर भी वो समझ ना सकें। तो कम से कम दिमाग से वो ठीक होना चाहिए, उनको कान के अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ अगर कान का अंदर का हिस्सा खराब है तो उसकी जांच के लिए हम लोग पहले एक जांच करते हैं जिसको ऑडियोमेट्री बोलते हैं। कान की सुनाई की जांच करते हैं, उससे हम लोग उसको पता कर लेते हैं कि किस तरह का वो मरीज़ को बीमारी है। अगर वो सब उसमें फिट होता है तो ही हम उसको कर सकते हैं, जो सफलतापूर्वक बाद में मरीज को मदद करता है। ये जो कार्यशाला है ये कॉकलियर इम्प्लांट तकनीक पर आधारित है और बहुत सारे जो बच्चे हैं छत्तीसगढ़ में और उनमें कई लोगों को ना सुनने की बीमारी है, सुनाई नहीं देता, बहरेपन के इलाज के लिए। और ये जो टेक्निक है कॉकलियर इम्प्लांट ये बहुत ही महंगी साबित होती है। पर इस बार हमारे कुलाधिपति श्री IP मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है ताकि श्री शंकराचार्य अस्पताल में सभी लोगों को ये कम से कम बजट में और बिना बजट के ये इलाज का जो सुविधा है वो उनको मिल सके। छत्तीसगढ़ में ये अपने आप में पहला प्रयास होगा, समन्वित प्रयास है
सभी चिकित्सालय और डॉक्टरों का इसमें प्रतिभागी हैं वो लोग इन चीज़ों के, और हम समझते हैं सब लोग मिलजुल कर छत्तीसगढ़ की जनता को ये सुविधा पहुँचाएं। कान नाक गला विभाग में एक डॉक्टर हूँ यहाँ पे। आज 21 अप्रैल 2023 में हमारे अस्पताल में एक CME ऑर्गेनाइज की जा रही है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें नागपुर से एक विख्यात कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन डॉक्टर जीवन वेदी आए हुए हैं, और यहाँ पर हमें वो ये बताएंगे कि कॉकलियर इम्प्लांट नाम की जो सर्जरी होती है, जिस सर्जरी से जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, जो बचपन से गूंगे बहरे होते हैं, वो उन्हें सुनने की क्षमता दी जाती है। तो उससे रिलेटेड आज चर्चा हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी विख्यात कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन रह चुके हैं वो। गत वर्ष उन्होंने कम से कम 75 कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज करी हैं। तो आज इस कार्यक्रम में वे शामिल हुए हैं हमारे साथ, ताकि हम इस हमारे शहर भिलाई में ये सर्जरी ला सकें। उन गूंगे बहरे जो बच्चे हैं, इवन जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं जिनकी सुनाई कम हो जाती है, इस सर्जरी के माध्यम से हम एक इम्प्लांट डायरेक्टली कान की नसों में लगा सकते हैं, ताकि उन्हें सुनने में, उनकी सुनने की शक्ति बढ़े, क्षमता बढ़े, और अपने नॉर्मल काम काजों में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा यह लक्ष्य है इस प्रोग्राम का कि ये टेक्निक हम भिलाई में इस सर्जरी को चालू कर सकें हमारे अस्पताल के माध्यम से, और लोगों को ये इस सर्जरी का फ़ायदा जितना ज़्यादा हो सके पहुंचा सकें। गौरतलब है कि कॉकलियर इम्प्लांट के जरिए जन्मजात सुनने की क्षमता खो चुके लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है। जन्म से ही सुनने की क्षमता खो चुके छत्तीसगढ़ के रहवासियों को निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर आज भिलाई के सेंट थॉमस कॉलेज में समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल, टीचर सहित छात्र छात्रा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर मनोज ने कहा कि जनसंपर्क एक बहुत ही रचनात्मक विधा भी है, जिसके जरिए किसी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्था, संगठन के कार्यों को जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनसंपर्क हर क्षेत्र से जुड़े संस्था के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के जरिए जहां एक ओर जन जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, वहीं दूसरी ओर जनहित में किए जा रहे कार्यों को भी जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच रखा जा सकता है। सोशल मीडिया के दौर में जनसंपर्क सही सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु और अधिक आवश्यक हो गया है। आज राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस है, तो जनसंपर्क का आज के बदलते वक्त में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट को, हर व्यक्ति को अपना जनसंपर्क बढ़ाना होता है। तो इससे चलते आज का दिन बड़ा महत्व है, क्योंकि अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, अपनी प्रतिभा को निर्माण करने के लिए जनसंपर्क की जो अहमियत है, तो आज के घड़ी में बहुत ज़्यादा है। जनसंपर्क के कारण ही हम एक सफल व्यक्ति बन सकता है, सफल इंस्टीट्यूट बन सकता है, कोई एखादा अपनी औद्योगिक क्षेत्र भी अपनी एक ऊंचाई कायम कर सकता है। तो आज के इस दिन हमें जो भी है, या फिर अपने व्यक्तित्व को एक अच्छे निखारने के लिए भी पब्लिक रिलेशन का जरूर होता है। तो आने वाले दिनों में पब्लिक रिलेशन की बहुत ही अहमियत होगी, क्योंकि बदलते वक्त में हमें देखें कि कितना समाज में या फिर के औद्योगिक घराने में कितना कंपटीशन है, कि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में किस तरह से स्पर्धा है। तो ये सारा स्पर्धा में लोगों तक अपना प्रोडक्ट बेचने में या उनके तक पहुंचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मासेस तक पहुंचने के लिए पब्लिक रिलेशन यही एक ज़रिया है कि जिससे हम अपनी प्रतिभा निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए आज का दिन हमें बहुत अहमियत है। सेंट थॉमस कॉलेज में जनसंपर्क जो दिवस के बारे में जो बताया गया, वो महाविद्यालय में बच्चों को ज्ञान देने के लिए किया गया, और इसका काफ़ी मतलब प्रभाव पड़ा बच्चों के ऊपर। इसमें हमारे करीब काफ़ी कॉलेज के बच्चे, सिर्फ डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, मास मीडिया के स्टूडेंट ही नहीं, और भी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करके इसका फ़ायदा उठाया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दुर्ग के राजीव भवन में दुर्ग संभाग के सभी 7 जिलों के अध्यक्ष, विधायकों और तमाम बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। दरअसल छत्तीसगढ़ के लिए 2023 चुनावी साल है। इस चुनावी साल में सत्ता पर दोबारा से वापसी करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। बैठक में कार्यकर्ताओं को चार्ज किया गया
कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की तमाम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए संकल्पित किया गया। इस बैठक के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पूर्व सांसद राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज करने पर बीजेपी लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। हमें न्याय मिलेगा। सेशन कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। हम ऊपर तक जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो वहीं बस्तर में हो रहे नक्सली हमलों पर मोहन मरकाम ने नक्सलियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं नक्सली आम जनता को और राजनेताओं को डराने का काम करते हैं। हमारी सरकार डरने वाली नहीं है। हमारी सरकार शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर चल रही है। आज विकास कर रहा है और नक्सली बौखला गए। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं इसलिए डराने का काम नक्सली करते हैं। मगर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर चल रही है। जगरगुंडा जैसे स्थान पर भी स्कूल फिर से संचालित हुए हैं जो 15 सालों में भाजपा के शासन में बंद हो गए थे। 3000 स्कूलों को भाजपा सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया था, मगर हमारी सरकार ने उनको संचालित करने का प्रयास किया। आज बस्तर की जनता के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता हमारी सरकार पे पसंद कर रही है और 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की, प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, मगर हमें उम्मीद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र में बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ नाम से नई यूनियन का गठन हो चुका है। इसके संबंध में बीएसपी के आईआर विभाग के अधिकारियों को पत्र सौंपा गया है। इस यूनियन का गठन युवा टीम ने किया है। अब वे अपनी मांगों को लेकर खुद संघर्ष करेंगे। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा है कि हमारा उद्देश्य यही है कि वे युवा और सीनियर को कोई जगह अब तक कोई यूनियन ने नहीं दी। सालों से जो यूनियन है वो केवल जो लोग कई सालों से राज कर रहे हैं अभी भी वही राज कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। सभी कर्मचारियों को एक बराबर दर्जा मिलना चाहिए। 5 अप्रैल को श्रम विभाग के निबंधन ने यूनियन पदाधिकारियों को निबंधन का प्रमाण पत्र सौंपा। वहीं बीएसपी में पहले से ही बीएमएस, एचएमएस, एटक, बीडब्ल्यूयू, एक्टिव, C2, इस्पात श्रमिक मंच, लोईमू इंटक, स्टील वर्क्स यूनियन चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अन्य यूनियन भी हैं जो चुनाव नहीं लड़ती। उन्होंने कहा कि बीएसपी में औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून का पूरी तरह अनुपालन कराना, वेतन समझौता विसंगति को दूर करने हर संभव प्रयास करना, फिटमेंट एरियर व पर्क्स एरियर के लिए कार्यपालिका व न्यायपालिका के हर स्तर तक जाना, नॉन सैचुरिटी लाभों को रिवाइज करवाना व शेष महारत्न कंपनियों के समक्ष दिलवाना। नए यूनियन बनाने का उद्देश्य ये है कि हम लोग के सेल में अभी तक जो यूनियन थे उसमें युवा कर्मचारियों और सीनियर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था और वो लोग कोई लोकतांत्रिक यूनियन नहीं थे। उसमें से एक जो बैठ गए वो बैठे हुए हैं। तो हम लोग ये है कि नए के साथ साथ सीनियर कर्मचारियों को इक्वल का प्रतिनिधित्व का राइट मिले। ये हमारा लोकतंत्र है और यहाँ भी लोकतंत्र ही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। हाँ, मान्यता प्राप्त हो गया 5 अप्रैल 2023 को। नहीं, इसमें वर्ग तो सभी हैं, डिप्लोमा है, ITI है और सीनियर्स है, मतलब सभी वर्गों का। अदर स्टेट वाले भी हैं, छत्तीसगढ़ वाले भी हैं और बिहार से भी हैं। सभी स्टेट का कॉम्बिनेशन है, SC ST भी हैं, सभी का। मतलब किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है या हमको बाहर रखा गया है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, सबको इक्वल प्रतिनिधित्व दिया गया है और सभी से जिनको जो चाहते हैं कि हम अच्छा कर सकते हैं वो इस यूनियन में आए, अपने आप को आगे लेके जाएं। पूर्ण ध्यान पार्क्स और MGB पर है। इसके लिए हम श्रम मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और इस्पात सचिव DP मंत्रालय के पास जाकर अपना मुद्दा का हल निकालेंगे और उससे अगर नहीं होता है तो मैं न्यायालय का भी शरण ले सकता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सुपेला फ्लाईओवर के शुभारंभ होने के बाद सुपेला थाना के पूर्व बने एक मिडिल कट को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को 4 लेन के एक तरफ से दूसरी ओर जाने में परेशानी हो रही है। सुपेला चौक से नेहरू नगर चौक के बीच अब केवल एक ही मिडिल कट शेष रह गया है। सुपेला फ्लाईओवर शुरू होने के बाद भी बंद सुपेला चौक को अब तक नहीं खोला जा सका है, जिससे टाउनशिप क्षेत्र से सुपेला की ओर आवाजाही कर रहे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। सुपेला चौक के समीप बने एक मिडिल कट का उपयोग ही वाहन चालकों द्वारा किया जा रहा है। इस मिडिल कट में वाहनों का दबाव होने से दुर्घटना होने की संभावना हर वक्त बने रहती है। वाहन चालक रॉन्ग साइड से आना जाना कर रहे हैं, जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं सुपेला थाने के पूर्व बने एक मिडिल कट को बंद कर दिया गया है। अंडर ब्रिज से आवाजाही कर रहे लोग इसी मिडिल कट का उपयोग किया करते थे। पैदल यात्रियों को भी मिडिल कट बंद होने से खासा परेशान होना पड़ रहा है। सुपेला चौक से नेहरू नगर चौक के बीच अब केवल एकमात्र मिडिल कट ही शेष रह गया है। राधिका नगर, कोसानगर से आने जाने वाले लोग बंद हो चुके मिडिल कट का उपयोग किया करते थे। अब एक ओर से दूसरी ओर आने जाने वाले लोगों को या तो सुपेला चौक के पास बने मिडिल कट का उपयोग करना पड़ रहा है या फिर नेहरू नगर चौक की ओर जाने विवश होना पड़ रहा है। सुपेला चौक के पास बने मिडिल कट को आने वाले दिनों में बंद किए जाने के बाद लोगों को और भी परेशान होना पड़ेगा। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। हुड़को के शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज में हो रही अवैध वसूली को लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष गुरलीन सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपा है। जिला मुख्यालय में मौजूद यहां सभी एनएसयूआई के छात्र हैं, जो हुड़को स्थित शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज में हो रही अवैध वसूली को लेकर जिला मुख्यालय में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्र छात्राओं से अवैध वसूली फीस के नाम पर ली जा रही है। इसके साथ ही बढ़ते तापमान को देखते हुए यदि छात्र छात्राओं के द्वारा कूलर की मांग की जाती है तो प्रबंधन के द्वारा छात्र छात्राओं को स्वयं कूलर लाकर लगाने और उसका बिजली बिल देने की बात कही जा रही है, जिसकी शिकायत छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई से की है और एनएसयूआई ने
तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल जिला कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दे दिया गया है, तत्काल ही हुड़को शंकराचार्य कॉलेज की जांच की जाएगी। आज शंकराचार्य कॉलेज हुड़को में छात्र छात्राओं के साथ जो मनमानी वसूली किए जा रहे प्रबंध के खिलाफ, उस विषय को लेकर हम कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन भी सौंपे हैं और ज्ञापन में उन्हें बताया है कि जो वसूली अवैध वसूली की जा रही है, क्योंकि उससे फीस तो प्रैक्टिकल की लिए जाता है, प्रायोगिक परीक्षा की फीस तो पहले से लिए जाता है। और दूसरी मांग ये थी कि वहाँ जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं फर्स्ट ईयर के, क्योंकि वो रेगुलर बच्चे हैं तो उनको 1 साल परमानेंट रहना पड़ेगा, तो उनके लिए कूलर की व्यवस्था करने की मांग की गई थी। पर वहाँ के प्रबंध ने बोला कि कूलर भी बच्चों को स्वयं लाना है और जो बिजली बिल रहेगा वो भी स्वयं देना है। तो ये हमारी मांग, इस मांग को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय से ज्ञापन सौंपे हैं और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज जो हुड़को में स्थित है, जो आयुष विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसमें प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली की जाती थी, ऐसी शिकायत NSY को प्राप्त हुई। तो उस पर आज कार्रवाई करते हुए आज NSY ने दुर्ग जिला कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करके अवैध वसूली को रोका जाए। इसके अलावा एक और जो कंप्लेन छात्रों की तरफ से आ रहा था कि जो अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो वहाँ पे छात्रों ने मांग की थी कि उन्हें कूलर की सुविधा कराई जाए, जिससे कि उनको गर्मी में हॉस्टल में रहने में आसानी हो। पर इस पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा यह कहा गया है कि आप अपना कूलर खुद लाइए एवं उसका जो बिजली बिल होगा वह भी आपको खुद भरना पड़ेगा। तो यह जो छात्र के विरुद्ध जो ये नीति चल रही है कॉलेज प्रबंधन द्वारा, उसके विरोध में आज NSY ने प्रदर्शन किया। वह अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती तो NSY उग्र आंदोलन करेगी। वैसे कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। बीएसपी तथा नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए बीएसपी प्रबंधन एवं नगर पालिका निगम भिलाई के मध्य कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीएसपी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बोर्ड को बीएसपी द्वारा प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी। बैठक में 1 महीने के भीतर निगम के सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र को बीएसपी के द्वारा क्लियर किए जाने पर सहमति बनी। टाउनशिप में लगे विज्ञापन तथा होर्डिंग के प्रकाशन शुल्क को बीएसपी द्वारा निगम को देने पर सहमति जताई गई। सिविक सेंटर में पार्किंग शेड के लिए बीएसपी द्वारा लोहा भी प्रदान करने पर सहमति बनी। बीएसपी क्षेत्र में प्रगतिरत सड़कों का डामरीकरण 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने पर सहमति व्यक्त की गई। बीएसपी क्षेत्र में जहां भी स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है तथा जिन एरिया में अंधेरा है, ऐसे स्थानों पर 15 दिवस के भीतर स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने की व्यवस्था की गई। नियमितीकरण के लिए बीएसपी द्वारा अभिमत लिया जाएगा। कैंप क्षेत्र में रिक्त स्कूल परिसर में SLRM सेंटर के निर्माण के लिए बीएसपी द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। इसके अलावा गौठान के लिए भी बीएसपी द्वारा भूमि उपलब्ध कराने को लेकर सहमति व्यक्त की गई। बीएसपी क्षेत्र के टाउनशिप में स्थित झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भवन निर्माण हेतु बीएसपी द्वारा बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। बीएसपी द्वारा लीज पर आवंटित भवन का पंजीयन अब जिला पंजीयन कार्यालय से कराए जाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके अलावा भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक में सकारात्मक चर्चा की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। आरके हॉस्पिटल हाईटेक केयर सेंटर के संचालक और अचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन तिवारी से ग्रैंड न्यूज ने कान की बीमारियों को लेकर खास बातचीत की है, जिसे लेकर उन्होंने कानों से संबंधित बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रतन तिवारी ने बहरेपन के इलाज को लेकर अस्पताल में मौजूद मशीनों के बारे में भी बताया। आइए देखते हैं डॉक्टर रतन तिवारी से ग्रैंड न्यूज की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी खास पेशकश हेल्थ इज वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन तिवारी। डॉक्टर रतन तिवारी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी विशेषताओं को देखते हुए इनके चिकित्सा संस्थान जो सुपेला जी रोड में स्थित है, तमाम आधुनिक चिकित्सा संसाधनों के जरिए यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है नाक कान गला से संबंधित। यही वजह है कि लगातार सफलतम ऑपरेशन और उपचार के उपरांत अब छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों से भी मरीजों को यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिन्हें लगातार अस्पताल के स्टाफ द्वारा लगातार चिकित्सीय सेवाएं डॉक्टर साहब के नेतृत्व में प्रदान की जाती है। और आज हमारे साथ कान नाक गला से संबंधित बीमारियों के लक्षण, उपचार और बचाव को लेकर के डॉक्टर साहब स्वयं मौजूद हैं हमें जानकारी देने के लिए। सर, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल है कि चूँकि लोग अपने कान और नाक गला विशेषकर सर जो बहरेपन की शिकायत है वो किन कारणों से आती है, और ज़्यादातर मामलों में सर ये देखा जाता है जो पीड़ित व्यक्ति रहता है
वो तात्कालिक उपचार के लिए समीप के मेडिकल स्टोर पहुंच जाता है, कुछ गोलियां दवाएं वगैरह लेकर कुछ क्षण तो उसकी स्थिति ठीक रहती है, लेकिन उसके परिणाम सर गंभीर होते हैं। इस पर सर आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि बहरेपन का क्या कारण है। देखिए, कान दिखने में बाहर से तो बहुत छोटा दिखता है, किंतु अंदर से ये बहुत ही एक जटिल शरीर का अंग होता है। कान का बाहरी भाग पिन्ना होता है, अंदर कान की एक नली रहती है, उसके अंदर कान का पर्दा रहता है, पर्दे के और अंदर कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ मैलियस, इनकस और स्टेपिस बोलते हैं। उसके बाद कान का यंत्र जिसे कॉक्लिया बोलते हैं। उसके बाद अंत में कान की नस कॉक्लियर नर्व बोलते हैं, जो कि कॉक्लिया यंत्र को ब्रेन से साउंड पहुंचाती है। अब सुनाई में कमी को यदि मैं विभाजित करूं तो सबसे पहला कान के नली में कुछ यदि रुकावट है, वैक्स है या कुछ फंगस इन्फेक्शन हो गया है, कान के नली को बंद कर दिया है, तो वो आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, तो इसके कारण सुनाई में कमी आ जाती है। अब ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति सुनाई में कमी है तो वो ये मान के चलता है चलो मैल है, तो क्या करना, वो मेडिकल स्टोर में चला जाता है, बोलता है मेरे को सुनाई में कमी आ रही है, भाई कोई दवाई दे दो। वो मेडिकल स्टोर वाला कुछ भी दवाई दे देता है। कई बार तो मैंने देखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लोग डाल के आते हैं, झाग वाला दवाई बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि अभी ये मालूम ही नहीं है कि सुनाई में कमी के क्या कारण है। दूसरा, यदि कान के नली में वैक्स है या कुछ इस तरीके का जो फंगस लगा हुआ है जिसके कारण खुजली होती है, दर्द होता है और कभी कभी बहता भी है, कभी कभी काला मटेरियल, चीज़ी मटेरियल भी निकलता है, तो लोग जाते हैं और कहीं बस स्टैंड में, कहीं कोर्ट में, कचहरी में अक्सर आपने देखा होगा कि वो कान साफ करने वाले घूमते रहते हैं। बड़ा खतरनाक रहता है, क्योंकि उनके पास एक ही वो यंत्र रहता है जिससे वो मैल को साफ करते रहते हैं। कभी कभी साफ करने में स्क्रैच भी आ जाता है, उसमें ब्लड भी लग जाता है। उनके पास स्टरलाइजेशन की उतनी प्रक्रिया कुछ रहती नहीं है, वो एक ही यंत्र से दिन भर साफ करते रहते हैं। आजकल की बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, HBS या एड्स, ऐसे बीमारी फैलाने में भी ये बहुत सहायक हो जाते हैं। तो व्यक्तियों को हमेशा बचना चाहिए। यदि किसी प्रकार का वैक्स है या कुछ शिकायतें हैं, तो बजाय कि मेडिकल स्टोर जाके दवा लेने से और डालने से, बीमारी और बढ़ाने से, उससे अच्छा है कि जो भी संभव हो सके कान नाक गला विशेषज्ञ से उसको संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक उम्र के बाद जो लोगों को सुनाई देना कम पड़ता है, लेकिन सर अभी ज़्यादातर मामलों में ये देखा जा रहा है युवा वर्ग भी इस समस्या की चपेट में आ चुके हैं। कई युवाओं से सर हमारी मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई हैं, जिन्हें सर मतलब बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता था। उसके पीछे सर क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें इसका जो प्रमुख कारण है, जो उम्र के हिसाब से सुनाई का यंत्र जो रहता है जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं, और सुनाई की नर्व रहती है कॉक्लियर नर्व कहते हैं। उम्र के हिसाब से धीरे धीरे करके कॉक्लिया के अंदर जो हेयर सेल्स रहते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उम्र के हिसाब में उसमें कमजोरी आती जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड के रूप में फिर कॉक्लियर नर्व से ब्रेन में पहुंचाते हैं। तो अब जो कॉक्लिया में यदि समस्या आ गई तो धीरे धीरे करके सुनाई कम होता जाता है। वो उम्र के हिसाब से पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है, किंतु आपका जो प्रश्न है, युवा वर्ग में भी ये आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसको हम लोग कॉक्लियो वेस्टिबुलर या सेंसरी न्यूरल लॉस बोलते हैं। तो युवा वर्ग में भी आजकल सेंसरी न्यूरल लॉस के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं अभी हम लोगों के पास में। इसका प्रमुख कारण ये है कि एक तो जो कान में वो ईयरफोन लगा के सुनते हैं, तो ईयरफोन लगा के और हाई वॉल्यूम में जो गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत ही खतरनाक है। और युवा वर्ग में हो रहे जो कॉक्लियर लॉस के लिए, हियरिंग लॉस के लिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो युवा अपने कान में ईयरफोन लगा के हाई वॉल्यूम में संगीत सुनते हैं। दूसरा, जो आजकल जो आधुनिकता बढ़ गई है, तो लोग डिस्कोथेक में चले जाते हैं, बड़े बड़े डीजे के सामने बैठ के खड़े होकर वहाँ डांस कर रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में 80 डेसिबल से भी ऊपर की आवाज़, 100-150 डेसिबल की आवाज़ में वो उसको सुन रहे हैं, जो आवश्यक कितना है उससे ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ में सुनते हैं। तो युवा वर्ग में ये बहुत ज़्यादा भी देखा गया है कि धीरे धीरे करके उनमें कॉक्लियर सेल डैमेज होते जा रहे हैं।
इससे उनको सुनाई में कमी आती जा रही है, सनसनाहट की आवाज़ आती जा रही है, जिसे कि हम टिनिटस कहते हैं, और इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। और बहुत जल्दी यदि कोई बच्चा आ जाता है तो हाई डोज एडमिट करके हाई डोज स्टीरॉइड थेरेपी से काफ़ी कुछ रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन यदि वो लेट हो जाए तो फिर इसका दुनिया में इलाज नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है टिनिटस के लिए। उम्र के हिसाब से भी जो सुनाई में कमी आता है, जिसे सेंसरी न्यूरल लॉस बोलते हैं, एसन लॉस बोलते हैं, तो ऐसे उम्र के हिसाब से नस में कमजोरी आने से, कॉक्लिया में कमजोरी आने से होता है। बहुत कम केसेस में ब्रेन के अंदर कुछ ट्यूमर है तो उसमें यदि कॉक्लियर नर्व कहीं कंप्रेस हो रही है, दब रही है, तो लॉस हो, वो हालांकि परसेंटेज बहुत कम है। उम्र के हिसाब से जो सुनाई में कमी आती है वो कॉक्लिया की कमजोरी की वजह से आती है। और आमतौर पे ऐसी सुनाई में कमी को जो उम्र के हिसाब से आई है या सेंसरी न्यूरल्स के हिसाब से आई है, उसका दवाओं से या ऑपरेशन से कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें सुनाई की मशीन की आवश्यकता पड़ती है। सर, कान के पर्दे में छेद होने का सर क्या कारण हो सकता है? ये कान के पर्दे में छेद होने के कई कारण हैं। सबसे पहला जो प्रमुख कारण जो देखा गया है अभी, वो एक तो फंगस लग जाता है, खासतौर पे बरसात के समय। बरसात के समय कान भीग जाता है, उसके अंदर फंगस लग जाता है। 2 टाइप के फंगस रहते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक। ये यदि इसका समय पर यदि उपचार नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत जो होती है कान में खुजलाने से शुरू होती है, कान में खुजली होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा दर्द शुरू होता जाता है, फिर कान के अंदर ऐसा लगता है कोई चीज़ भरा हुआ है, कान की नली भरी हुई है, बंद हो गई है, चीज़ी मटेरियल टाइप का दिखता है और बहना चालू हो जाता है। फिर भी लोग कान का दर्द है तो जाते हैं मेडिकल से लेके कुछ दवाई ड्रॉप डालते रहते हैं। ये बहुत घातक होता है। समय पे यदि इस फंगस का इलाज ना किया जाए तो ये फंगस कान के पर्दे में छेद उत्पन्न कर देता है। फिर जब वो डॉक्टर के पास जाता है, देखते हैं तो पर्दे में अच्छा खासा छोटा या बड़ा, निर्भर करता है कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से उसके पर्दे में छेद हो जाता है। अब आगे फिर छेद होना फिर एक समस्या हो गई। इसका प्रमुख कारण है छेद, ये जो फंगस लगना। दूसरा, यदि बचपन में किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती रही हो, एडिनॉइड्स बढ़ा हो, तो गले और कान के बीच की एक ट्यूब रहती है जिसे हम ईस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, तो वो बच्चों को ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाने से कान के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है, फिर फ्लूइड उसके अंदर भरता है और वो फ्लूइड को फोड़ के, वो जो पर्दे को फोड़ के वो फ्लूइड बाहर निकलता है, तो पर्दे में छेद हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि बच्चे को किसी को है, तत्काल ईएनटी सर्जन, ईएनटी डॉक्टर के पास ले जाके विधिवत इलाज कराना चाहिए, बजाय कि मेडिकल स्टोर से या किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ तेल डाल दो, मोर पंख डाल दो, सीपी को घिस के डाल दो, इस तरह की बहुत सारी इलाज लोग देसी इलाज करते रहते हैं। सरसों का तेल डाल दो, यदि किसी के कान के पर्दे में छेद है, सरसों का तेल डाल दिया तो यहाँ गला तक दर्द करता है, बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इन सारी जो है चीज़ों से बचना चाहिए। पर्दे में छेद होने का एक और भी कारण रहता है, यदि कोई आपस में लड़ाई हो जाए तो कोई किसी को एक झापड़ मार दे तो प्रेशर से भी कान के पर्दे में छेद हो जाता है, जैसे कि हम लोग ट्रॉमेटिक परफोरेशन बोलते हैं। सर, इसके लक्षण क्या है सर? कान में पर्दे में छेद होने का जो प्रमुख लक्षण है, यदि काफ़ी लंबे समय से हो रहा है तो उनका कान बहना, बार बार बहता है, कान से पीप मवाद निकलेगा, वो कान में ड्रॉप डालते हैं या कुछ इलाज करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं तो बहना, अंदर का घाव सूख जाता है। एक्चुअली जो मवाद आता है वो यदि फंगस की वजह से है, बाह्य कर्ण से आ रहा है, कान की नली से आ रहा है, वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि मध्य कर्ण से आ रहा है, पर्दे में छेद हो गया, उसके बाद मध्य कर्ण रहता है जहाँ हड्डी, 3 छोटी छोटी हड्डियाँ भी रहती हैं, उसमें यदि परेशानी से यदि मवाद बन रहा है तो प्रारंभिक अवस्था में मवाद सूख गया तो मरीज को ऐसा लगता है कि कान मेरा ठीक हो गया है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये कुछ समय के बाद फिर से इन्फेक्शन होता है, पानी जाने से या हवा के कीटाणु जाने से फिर से इन्फेक्शन होता है, फिर से मवाद बनता है। ऐसे जितने कान बहने के अटैक आते हैं, एपिसोड्स आते हैं, वैसे वैसे पर्दे का छेद जो है वो बड़ा होता जाता है। समय पे इलाज करवा लिए, छोटी प्रारंभिक अवस्था में तो सिंपल से ऑपरेशन टिम्पैनोप्लास्टी से वो ठीक हो जाता है। कभी कभी हड्डी में भी सड़न चालू हो जाती है, तो यदि हड्डी में सड़न चालू हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये बदबूदार मवाद आने लगता है और सुनाई में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। सर, अभी जिन्हें कम सुनाई देता है या मतलब
एक प्रकार से कहें जिन काफ़ी वर्षों से जिन्हें कम सुनाई देता है, उनके सर बेहतर उपचार को लेकर के ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से सामान्य नागरिकों की तरह सुनाई दे, उसके लिए आपके द्वारा सर एक मशीन लाई गई है, हीयरिंग एड। सर उस मशीन की क्या प्रणाली है, लोग इससे कितना लाभान्वित हो सकते हैं सर? देखिए, हीयरिंग एड ऐसा है, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं हीयरिंग एड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति का कान ठीक है, कान की नली ठीक है, कान का पर्दा ठीक है और सुनाई में कमी का कारण इनर अंतःकरण में खराबी होने की वजह से होता है, तो उसमें हीयरिंग एड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकता। बाकी की जो स्थितियां हैं, चाहे वो पर्दे में छेद हो, चाहे वो कान की हड्डियां खराब हो गई हों, चाहे हड्डियां चिपक गई हों जिसको ओटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें में सुनाई ऑपरेशन से आ जाता है। किंतु यदि सुनाई के यंत्र में कुछ खराबी हो या सुनाई की नस में कुछ खराबी हो, इस अवस्था में हीयरिंग एड की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कान को बहरों की मशीन हम कहते हैं। प्रकार के हीयरिंग एड प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बॉडी टाइप का होता है, जिसमें कि एक बड़ा सा एक डब्बा रहता है जिसमें क्लिप रहती है, वो उसको मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो वो ऐसा रहता है, ऐसा एक बड़ा सा डब्बा रहता है, इसको यहाँ पर क्लिप से फंसाया जाता है और ये तार है, ये तार से एक रिसीवर जुड़ा रहता है, ये रिसीवर को ऐसा कान में लगाया जाता है। तो ये इसको बॉडी टाइप हीयरिंग एड बोलते हैं। तो ये लगाया जाता है, ये बहुत काफ़ी सालों से ये चल रहा है। मेरे ख्याल से जब से हीयरिंग एड शुरू होगा सबसे पहले यही बना है, लेकिन अभी भी जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है और लगाया जाता है इसको। सर आपके पास अभी हम देख रहे हैं 3-4 प्रकार के हीयरिंग एड नज़र आ रहे हैं, तो सर मतलब इसमें चार्जेबल रहते हैं कि फिर से इनके खरीदी करना पड़ता है? नहीं, इसमें जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हीयरिंग एड होते हैं। एक तो यह जो हमने आपको बताया, ये बॉडी टाइप है, जिसकी एक डब्बा रहता है, एक रिसीवर रहता है। दूसरा जो हीयरिंग एड कॉर्डलेस रहते हैं, जिनको हम बिहाइंड द ईयर बोलते हैं। तो बिहाइंड द ईयर जो मशीन है ये कान के पीछे लगती है और इसका ये ट्यूब वाला पोर्शन कान के नली के अंदर लग जाता है। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। अंदर लग जाता है, इसमें एक वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, इसको ऊपर करते हैं वॉल्यूम बढ़ता जाता है, नीचे करते हैं वॉल्यूम कम होता जाता है। तो ऐसा मशीन, ये पार्ट कान के पीछे रहता है, ये पार्ट कान की नली के अंदर चला जाता है। तो इसको अपन कॉर्डलेस हीयरिंग एड या हम इसको बिहाइंड द ईयर बोलते हैं, BT बोलते हैं। ये चार्जेबल भी रहते हैं और इसमें बैटरी लगाने का भी प्रावधान रहता है। तो बैटरी इसमें एक छोटी सी लगती है, इसको ऐसा ये खुल जाता है बैटरी बॉक्स, इसमें एक ये बैटरी लगती है और इसको जो है ये पीछे से ऐसा पुश करके हम यदि निकाल दें तो ये ऐसे बैटरी बाहर आ जाती है और इस बैटरी बॉक्स में इस बैटरी को ऐसे लगा देते हैं और ये ऑन हो जाता है। तो ऐसे जो हीयरिंग एड्स आते हैं इनको BT बोला जाता है। इसमें नॉन कन्वेंशनल भी रहते हैं, इसमें प्रोग्रामेबल भी रहते हैं, इसमें डिजिटल भी रहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के बिहाइंड द ईयर हीयरिंग एड आते हैं। तीसरा अभी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से CIC हीयरिंग एड आ गए हैं। CIC हीयरिंग एड इनको जो कहा जाता है वो कंप्लीट इनसाइड द कैनाल। तो ऐसे छोटे मशीनें आ गई हैं, आप इसको हाथ में रखेंगे तो ये पोर पे आ जाएगा। छोटे से हीयरिंग एड आ गए, ये सीधे कान के नली में ही लग जाते हैं, बाहर से दिखते नहीं हैं। अभी इसमें और भी डेवलपमेंट हुए हैं, कंप्लीट इनसाइड मिनी CIC। तो ये बाहर एक छोटा सा एक नॉब लगा रहता है और बाकी पूरी की पूरी मशीन ये कान के नली के अंदर चली जाती है और बाहर से सिर्फ ये एक नॉब दिखता है, मशीन लगी है कि वो भी दिखता नहीं है। तो टोटल इनविजिबल CIC इसको हम बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो है मुख्य रूप से मशीनें अभी पूरे वर्ल्ड में अभी चल रही हैं। तो सर अभी जैसे कि आपके पास छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग कान के इलाज को लेकर के आते हैं, विशेष रूप से कान के इलाज के लिए सर। तो सर जो लापरवाही बरतते हैं, जैसे कान बजता है सर, उसके लिए भी लोग लापरवाह रहते हैं। जैसे अभी जो नई तकनीक की बुलेट आई है सर, उसके साइलेंसर से भी लोगों को सर प्रभाव पड़ रहा है। तो सर ऐसे लोगों को सर क्या सलाह देना चाहते हैं?
ऐसे लोगों को सबसे पहले तो मैं तो प्रशासन से मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके के जो वाहन हैं जो कि बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, पटाखों जैसा साउंड करते हैं, तो सबसे पहला तो उन पे कार्रवाई हो। दूसरा जो है बहुत आजकल बहुत ही प्रचलन में आ गया है डीजे। छोटी छोटी जगहों में, छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में बड़े बड़े स्पीकरों के साथ बड़े बड़े जो वाहन हैं उसमें बहुत तेज़ वॉल्यूम में वो लोग बजाते हैं साउंड, और छोटे छोटे बच्चे वहाँ उसमें डांस करते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है प्रशासन से कि ऐसे डीजे को तत्काल बैन किया जाए। और बैन करना मतलब कहाँ डीजे बज रहा है वहाँ जाके उसको भगाना नहीं है। मेरा सुझाव है कि ये डीजे बनाने वाले जो किराए में जो लोग देते हैं, जिन डीजे वाहन हैं, तो ये जहाँ से ये वाहन निकलते हैं वहीं से उसको ही बैन कर दिया जाए कि भाई ये डीजे नहीं चलेगा। अब वो बोलना कि भाई 80 डेसिबल से नीचे रहना चाहिए, इतना डेसिबल के ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो ये डेसिबल को काउंट करने के लिए तो कोई प्रशासन का व्यक्ति वहाँ रहता नहीं है, संभव भी नहीं है। तो डीजे जो है बजाने का जो एक फैशन हो गया है आजकल हर छोटी छोटी जगहों में बहुत तेज़ वॉल्यूम में, तो ये युवाओं के लिए बहुत घातक हो रहा है उनकी सुनाई के लिए। तो मेरा तो प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि भाई ये डीजे को यदि उसमें लगाम लगाएं, भाई छोटे साइज़ का लगाएं, या बहुत बड़े बड़े जो स्पीकर लगाते हैं 100-100, 150-100, 200 वाट के, 1000 वाट के, कितने मैं ठीक से मुझको आज ये स्पीकर लगाते हैं, इतना साउंड रहता है कि मकानों की खिड़कियां तक झनझनाने लगती हैं, तो कान का पर्दा। तो हमारे पास बहुत सारे रोज़ 1-2-3 दिन में 1-2 आते ही हैं जो डीजे की वजह से जिनको सुनाई की नस कमज़ोर हो गई, यंत्र कमज़ोर हो गया, और उनके लिए कोई इलाज ज़्यादा बहुत अच्छा है भी नहीं। इतने सारे ट्रीटमेंट रिसर्च चल रहे हैं। सर, चूँकि RK ENT हॉस्पिटल का संचालन काफ़ी लंबे वक्त से किया जा रहा है, तो सर इसमें किन किन अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं जिसका लाभ मरीजों को दिया जा रहा है? अभी हम लोग इस हॉस्पिटल को इस क्षेत्र में, भिलाई के सुपेला के क्षेत्र में लगभग 30 साल से संचालित कर रहे हैं। उत्तरोत्तर इसमें प्रगति होती जा रही है। तो अभी हमारे यहाँ जो अत्याधुनिक हमारा जो ये OPD एक है, जिसमें हमारा एक ट्रीटमेंट यूनिट है, इसमें सारी चीज़ें मॉनिटर पे एक्सपोज हो जाती हैं। कान हमको देखना है तो पुराना ये ऑटोस्कोप वगैरह अब यूज़ नहीं करते हैं, सीधे एंडोस्कोप कान में चला जाता है तो वो दिख जाता है और सारा स्क्रीन पे आ जाता है। यदि किसी का गला देखना है तो वो अलग अलग डिफरेंट लेटेस्ट एंडोस्कोप्स अभी आ गए हैं, तो वो आ जाते हैं, तो वो सारा का सारा गला पूरा इसमें हमारे स्क्रीन पे दिख जाता है और मिनट्स में। पहले हमको एंडोस्कोपी करना पड़ता था, तो एंडोस्कोपी देखने के लिए हमको भेजना पड़ता था, तो उसमें खर्चा भी रहता था और मरीजों की तो परेशानी भी रहती थी, एंडोस्कोप डालना पड़ता था। अभी लेटेस्ट एंडोस्कोप्स आ गए हैं तो कुछ नहीं होता, थोड़ा स्प्रे करके पूरे गले के अंदर तक देख लेते हैं। तो इस तरीके की अत्याधुनिक चीज़ें जो हैं वो हमारी कोशिश है कि इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ाते रहें इसको, क्योंकि अभी जो हमारा सेंटर न सिर्फ भिलाई छत्तीसगढ़ बल्कि यहाँ महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और इवन यूपी से, गोरखपुर से और बहुत दूर दूर से जो है वो लोग कान नाक गले का इलाज करने के लिए आते हैं। तो भी हमारी कोशिश है कि उनको मिनिमम खर्चे पे, कम से कम खर्चों पे अच्छे से अच्छा इलाज, एक उपचार हम मुहैया करा सकें। देखिए, अब जहाँ तक कीमत का प्रश्न है, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन मशीनों की कीमतें कितनी होती हैं। तो ये मरीज़ को और सभी को इसकी जानकारी आम जनता को रहनी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड में या कुछ ऐसा वो ना फंसे। तो ये जो कान के मशीन लगाने वाली आती है, जो बॉडी टाइप बोला जाता है, ये 2900 से चालू होती है। जो एक स्टैंडर्ड हीयरिंग एड, स्टैंडर्ड कंपनी की हम बात कर रहे हैं, 2900 से चालू होती है और लगभग 5990 इसका हाईएस्ट मॉडल की कॉस्ट है। इसके बीच में 2-3 और मॉडल हैं, एक कोई 3500 का, कोई 4500 का है। तो ये 2990 से लेके और 5990 तक ये मशीन आती है ऐसी वाली। अब इसमें कई जो लोकल कोई कंपनी है या चाइनीज़ हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं स्टैंडर्ड हीयरिंग एड की बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो इस तरीके की जो मशीनें आती हैं, ये मशीनें जो स्टैंडर्ड कंपनी की जो आती हैं, ये 9,500 से लगभग शुरू होती हैं और इनकी कॉस्ट भी लगभग 1 लाख तक के आसपास आती है। लेकिन मिनिमम कॉस्ट
ऐसी जो मशीनें हैं वो 9,000 साढ़े 9,000 से शुरू होती है। चाइनीज़ वगैरह जो कुछ आई हैं वो 250, 300, 400 ऐसा इलेक्ट्रिकल की दुकानों में भी लगी रहती हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड हीयरिंग एड्स हैं स्टैंडर्ड कंपनीज़ के, वो 9 साढ़े 9,000 से इनकी कीमत शुरू होती है। ऐसे जो CIC हीयरिंग एड्स हैं जो कान की नली के अंदर लग जाते हैं, ये हीयरिंग एड जो हैं वो 19,000 से शुरू होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये बता दिया जाता है कि ये तो बहुत महंगे आते हैं 30,000 40,000 का। ऐसा नहीं है, 19,000 से ये शुरू होते हैं और ये 2 से 2.5 लाख तक के इस तरीके के ये छोटे मशीनें भी आती हैं। तो मरीज़ों को ये जानकारी भी रहना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट इनकी कितनी कॉस्ट है। मरीज़ अपनी सुविधा के हिसाब से या डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब, क्योंकि ये मशीनें जब कभी भी लगाई जाएं, कोई भी व्यक्ति यदि कोई मरीज़ लगाता है तो सबसे पहला वो डॉक्टरों से उसकी जांच जरूरी है। कान नाक गला विशेषज्ञ की जांच आवश्यक है, ऑडियोमेट्री आवश्यक है और इसके जानकार व्यक्ति से ही मशीन लगाना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि महंगी मशीन अच्छी होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऑडियोग्राम में कितना लॉस है उसके हिसाब से मशीन का कितना पावर है उसके हिसाब से कॉस्ट रहती है, वो उसको लगाना चाहिए। तो हमेशा जो विशेषज्ञ हैं, कान नाक गला विशेषज्ञ, उनकी सलाह से ही आप मशीन लगवाएं। कहीं भी छोटे छोटे जो शॉप्स हैं उसमें मेरा तो सलाह है आप ना जाएं। कान नाक गला विशेषज्ञ की सलाह से ही आप मशीन को लगाएं। और ज़्यादा महंगी मशीन ज़्यादा अच्छी है ऐसा नहीं है। आपके कान को कितने पावर की ज़रूरत है, यदि आपके कान में सुनाई में कमी थोड़ा कम है और आपने उसमें हाई पावर का मशीन लगा लिया, महंगी मशीन लगा ली, हाई पावर की लगा दी, तो आपके लिए नुकसानदायक है वो। और यदि आपको लॉस बहुत ज़्यादा है और कम पावर की लगा दिए तो वो भी फिर से नुकसानदायक है। तो इसीलिए कभी भी जो है वो चिकित्सक की सलाह से मशीन लगाई जानी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए, यदि आपको दोनों कान में सुनाई में कमी है, मशीन लगाने की आवश्यकता है, तो आप मशीन दोनों कान में लगाइए, तभी उसके आपको प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि ब्रेन की जो समझने की क्षमता है, जब दोनों कान से आवाज़ जाएगी तब ब्रेन मैक्सिमम अधिकतम समझने की क्षमता अपनी प्रदर्शित कर सकता है। तो ये मेरा एक सुझाव है कि हमेशा विशेषज्ञ के द्वारा जांच करा के ही मशीन को लगवाएं और यदि दोनों कान में सुनाई में कमी है तो आप दोनों कान में मशीन लगवाएं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रतन तिवारी जी, जिन्होंने हमें कान से संबंधित, कान नाक गले से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियाँ दी। चूँकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग विशेष रूप से अपने कान में हो रही बीमारियों को लेकर के उसके नज़रअंदाज करते हैं। परेशानी बढ़ने पर ही ENT विशेषज्ञ के पास लोगों द्वारा पहुंचा जाता है। तो परेशानी बढ़े इसके पूर्व, जैसा कि डॉक्टर साहब ने सलाह दी, इसका तो त्वरित उपचार किए जाने की ज़रूरत है ताकि जो मर्ज है वो और इसका विस्तार न किया जा सके। अभी डॉक्टर साहब के पास वर्तमान में जो नई अत्याधुनिक मशीनें आई हैं, जो बहरेपन का पूर्णतः इलाज यहाँ पे किया जाता है, इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए लगातार RKENT हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से भी लोगों को यहाँ पहुँचते देखा जा सकता है। तमाम यहाँ भर्ती करने से लेकर ऑपरेशन तक की तमाम सुविधाएं। तो दर्शकों, हमारा आपसे यही निवेदन है कि कान के लिए सतर्क रहें, सजग रहें, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में किसी झोला छाप के पास ना पहुँचे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तो सड़क में कान साफ करने की चलती फिरती दुकान आपको लोगों की नज़र आती है, जो कान साफ करते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचें, अपने स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपने परिजनों को, दोस्तों को स्वस्थ रखें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे। गर्मी के दिनों में छोटी नहर के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ा जाने वाला पानी रुआबांदा बस्ती में बर्बाद हो रहा है। नहर का पानी नहर से निकलकर तालाब में तब्दील हो रहा है। ऐसी स्थिति पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। गर्मी के दिनों में जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में निस्तारी और खेतों में पेयजल सप्लाई के लिए छोटी नहर के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है। रुआबांदा वार्ड 4 से होकर गुजरती छोटी नहर का पानी यहां पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। नहर से निकले पानी के कारण यहां जल जमाव की स्थिति निर्मित हो चुकी है। नहर से लगा एरिया जलमग्न हो चुका है।
बाहर बहता पानी पूरी तरह से अनुपयोगी साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति गर्मियों के दिनों में हर वर्ष देखने को मिलता है। व्यवस्था में सुधार करने को लेकर अब तक कोई पहल जिम्मेदार विभाग की ओर से नहीं की गई है। वहीं बस्ती के खटाल संचालकों के द्वारा खटालों से गंदगी और कचरे को नालियों के माध्यम से छोटी नहर में बहाया जाता है, जिससे पानी भी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। नहर का पानी अपने गंतव्य तक पहुंचने के पूर्व ही काफ़ी मात्रा में बर्बाद होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। महात्मा हंसराज जयंती के उपलक्ष्य में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के लगभग 400 विद्यार्थियों ने विभिन्न आयोजन में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस उपलक्ष्य में साप्ताहिक वैदिक हवन यज्ञ कराया गया, जिसमें अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही विभिन्न एक्टिविटी का आयोजन विद्यालय में कराया गया, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, विषय महात्मा हंसराज जी से संबंधित प्रश्नोत्तरी, भाषण प्रतियोगिता, महात्मा हंसराज जी और बैनर पोस्टर, ड्राइंग प्रतियोगिता आदि संपन्न हुआ। प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाओं सहित विद्यार्थियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विद्यालय में उपस्थित प्राचार्य पीएल जायसवाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा हंसराज का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर, पंजाब के समीप बजवाड़ा ग्राम में हुआ एवं स्वर्गारोहण 14 नवंबर 1938 को लाहौर में हुआ। महात्मा हंसराज का कार्य समाज के लिए अद्वितीय रहा है और उन्होंने अल्पायु में ही आर्य समाज तथा राष्ट्र के विशाल क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इस उपलक्ष्य में विद्यालय से शिक्षक व अभिभावकगण उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज बस्तर फाइटर्स महिलाओं का पुलिस सेवा के लिए बुनियादी प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। इस अवसर पर स्थानीय पीटीएस में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सल मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है। वहीं अब पुलिस सेवा में महिला बस्तर फाइटर्स को लेकर भी बस्तर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित होगा। बस्तर में महिला नक्सलियों से मुकाबला करने पुलिस विभाग ने बस्तर क्षेत्र की महिलाओं को तैयार किया है और बस्तर क्षेत्र के 7 जिलों से महिलाओं को पुलिस सेवा में जाने भर्ती अभियान चलाया गया। आज बस्तर फाइटर्स महिला का यह दस्ता राजनांदगांव के पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षित हुई है। इस अवसर पर यहां एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नक्सल ऑपरेशन के आईजी ओपी पाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर पास आउट हुए बस्तर महिला फाइटर्स को उनके उत्कृष्ट ट्रेनिंग के लिए मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान आईजी ने कहा कि इन महिला नौ आरक्षक की परेड का स्तर इनकी ट्रेनिंग की मेहनत और ऊर्जा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जब यह फील्ड में जाएंगी तो बेहतर काम करके नक्सलवाद का खात्मा करेंगी। कुछ जिलों में ऑलरेडी वहाँ पर महिला फाइटर्स काम कर रही हैं। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स हैं, सुकमा में दुर्गा फाइटर्स के नाम से बल का गठन किया गया है। जो महिला आरक्षक उन्हीं में से ये बल बनाया गया है। बस्तर फाइटर्स की भर्ती विशेष रूप से नक्सल अभियान को ध्यान में रखकर हुई है। बस्तर क्षेत्र की महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं और हर क्षेत्र में वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ वो कम्पीट करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जो नवयुवतियाँ जो बस्तर फाइटर्स में भर्ती हुई हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करेंगी। बस्तर फाइटर्स की भर्ती हुई थी पिछले साल, आपको याद होगा। और इसमें इसका जो मूल उद्देश्य था वो था कि बस्तर के जो 7 जिले हैं उनके युवक युवतियों को पुलिस सेवा का अवसर देना, जिससे कि सुरक्षा का माहौल भी बेहतर होगा और विश्वास की जो भावना है वो भी और पुख्ता होगी। उसी के तहत ये 280 महिला आरक्षक जिनकी यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी बस्तर फाइटर्स की, उनका आज ये ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। पासिंग आउट परेड थी आज और इसी उपलक्ष्य में मैं आया हूँ यहाँ। और जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि जो परेड का स्तर था वो इतना अच्छा था, जिससे परेड का स्तर ये दिखाता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग ने मेहनत की है और उनको प्रशिक्षण देने वाले लोगों ने किस तरीके से मेहनत की है। और ये जो 9 युवतियाँ हैं जो बस्तर फाइटर्स के रूप में भर्ती हुई हैं, इनका उत्साह, इनकी ऊर्जा वो देखने लायक थी। हम सबको ये विश्वास है कि जब ये फील्ड में जाएंगी तो बहुत बेहतरीन काम करेंगी और नक्सलवाद के सफाई में अपना योगदान देंगी। बस्तर के 7 जिलों से पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देने राजनांदगांव के पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर 280 महिला नौ आरक्षकों को यहां से पास आउट किया गया है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला आरक्षक कुमारी दामिनी उइके ने कहा कि पुलिस विभाग में आना मेरा सपना रहा है। आज ट्रेनिंग पूरी होने पर बेहद खुशी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।
सर्व ब्राह्मण समाज भिलाई के द्वारा 22 अप्रैल शनिवार को भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण दिन को और भी अधिक गौरवशाली बनाने के लिए केनाल रोड हथखोज डबरापारा से नंदिनी रोड मार्ग का नामकरण समाज के द्वारा आराध्य भगवान परशुराम जी के नाम पर सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार कुर्सीपार ITI के पूर्व केनाल रोड चौक पर भगवान परशुराम जी के विशालकाय परशु की स्थापना किया जाएगा। सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और पार्षद पीयूष मिश्रा ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। कल परशुराम जयंती है और भिलाई दुर्ग आसपास छोटे छोटे स्तर पर कार्यक्रम हर साल होते रहते हैं। यहाँ लोगों की मांग थी कि ये जो केनाल रोड हम बोलते हैं इसका अच्छा नामकरण होना चाहिए। मेरे मन में ये आया कि एक ब्राह्मण ने संकल्प लेकर इस कचरा पट्टी को हटाने के लिए एक सुंदर सड़क यहाँ बना दिया। सड़क का और इस मोहल्ले का क्षेत्र का चेहरा बदल गया, इसलिए इसका नाम भगवान परशुराम के नाम से होना चाहिए। परशु का पूजन करने के बाद समाज के लोग एक रैली के रूप में नया कुर्सी पार परशुराम धाम जाएंगे। वहाँ भगवान की पूजा और फिर प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। हमारे पार्षद पीयूष मिश्रा का बहुत ज़्यादा सहयोग हम सबको मिला है। मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ और पूरे समाज के लोगों को। परशुराम से शौर्य जागता है, त्याग जागता है और इसलिए हम चाहते हैं नई पीढ़ी में वो शौर्य और त्याग जागे। और मुझे विश्वास है इस सड़क का नामकरण भगवान परशुराम मार्ग होने के बाद निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र के निवासियों में और जिस रास्ते से गुजरेगा उसमें भी शौर्य का भाव जीवित होगा। भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव के दिन यहाँ केनाल रोड में सर्व ब्राह्मण समाज भिलाई के जितने भी ब्राह्मण समाज हैं, चाहे वो सरजूपारी ब्राह्मण समाज हो, कानकुब्ज ब्राह्मण समाज हो, गौड़ ब्राह्मण समाज हो, उड़िया ब्राह्मण समाज हो, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण समाज हो, ऐसे सकल ब्राह्मण समाज की ओर से कल भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के दिन यहाँ पर चौक में भगवान परशुराम जी का विशाल परशु स्थापना व परशु पूजन की कल का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में न्यू कुर्सीपार परशुराम मंदिर परशुराम धाम जो है वहाँ पर उसका समापन होगा। यह निर्णय सर्व ब्राह्मण समाज ने लिया है और समाज के इस काम में जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है हम सर्व ब्राह्मण समाज के इस महत्वपूर्ण काम में, क्योंकि भगवान परशुराम जो हैं वो केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं समस्त सनातन समाज के पूज्य भगवान हैं, पूजनीय हैं। उनकी कल के इस जन्म उत्सव में हम सब समाज के लिए जो भी अपनी तरफ से योगदान हो रहा है वो कर रहे हैं और इस विशाल कार्यक्रम में, इस शोभा यात्रा में हम सभी को, सभी सनातन धर्म को मानने वाले सभी सनातनियों को हम कल आमंत्रित करते हैं कि यहाँ सभी आएँ और भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव में भागीदार बने। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।